गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर आने वाली वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इतिहास में अपन पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा शास्त्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुद्रा शास्त्र। तो देखिए, मुद्रा शास्त्र को इंग्लिश में अपन न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ये मुद्रा शास्त्र क्या है? इसके अंतर्गत देखो, अपन मुद्राओं एवं सिक्कों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मुद्रा के इतिहास की बात कर रहे हैं कि मुद्रा की शुरुआत कब से होती है, किस काल से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, अपन कह रहे हैं कि मुद्राओं का इतिहास कैसा है? काफ़ी प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मुद्राएं जो हमें प्राप्त हुई हैं वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं। किससे मिली हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। परंतु वह मुद्राएं विनिमय का यानी खरीद फरोख्त का साधन थी या नहीं, इस बारे में हमें हड़प्पा सभ्यता से कोई स्पष्ट जानकारी या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए भैया? क्योंकि हड़प्पा कालीन लोग पढ़े लिखे तो थे, परंतु आज तक किसी भी विद्वान ने उनके द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ पाया, यानी कि उनके द्वारा जो भी लिखा गया उसे हमारे विद्वानों ने अभी तक नहीं पढ़ पाया। इसलिए इस काल की जानकारी हमें कोई स्पष्ट नहीं मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं थीं वो प्रचलन में थीं या नहीं थीं। ये बात क्लियर हुई? तो देखिए, अपन देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में यानी मुद्राओं का इतिहास कैसा है? काफ़ी प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, परंतु यह विनिमय का साधन थी। विनिमय बोले तो खरीद फरोख्त का साधन थी या नहीं, इस बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये बात क्लियर हुई? अब बात कर रहे हैं हम वैदिक काल की, क्योंकि देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ, जिसे अपन कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक काल में प्रारंभ में अगर देखा जाए तो मुद्रा का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो प्रारंभ में वैदिक काल में गाय को विनिमय का साधन बताया गया है कि आपको जैसे कोई वस्तु लेनी है तो गाय उसको दो और फिर आपको दूसरी वस्तु मिलेगी। समझ गया मेरी बात? कि गाय आप दो और कुछ वस्तु उससे ले लो। समझ गए? आदान प्रदान। तो विनिमय का साधन किसको बताया गया है वैदिक काल में? तो वैदिक काल में विनिमय का साधन गाय को बताया गया है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी हमें जो पहला वेद है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हमें भगवान इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय बताई गई है। क्या बताई गई है? 10 गाय बताई गई है। तो देखिए, ऋग्वेद में जब ये बताया जा रहा है कि इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय है, तो अपन कह सकते हैं कि वैदिक काल के प्रारंभ में वस्तु विनिमय की व्यवस्था को अपनाया गया था। पहले गाय विनिमय का साधन नहीं थी वैदिक काल में। तो पहले क्या, एक वस्तु दी और दूसरी आपने ले ली। जैसे आप किसी को चावल दे दिए 1 किलो, तो उससे अपन ने गेहूं ले लिए। किसी को जौ दे दिया, उससे सरसों दे दी। तो आज भी देखिए, अपन ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव में जाते हैं तो गांव में क्या होता है, जब बरसात का मौसम होता है तो खीरा, ककड़ी वगैरह ये मिलती हैं, तरबूज वगैरह, या अन्य वैसे भी अपन देखो सब्जियां भी गांव में चलती है कि गेहूं दे दो 1 किलो तो उसके बदले वो आधी किलो सब्जी दे देगा। जैसा मूल्य लो, 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो सब्जी। तो ये चीज़ें थी पहले, कब? वैदिक काल में। लेकिन वैदिक काल के बाद में, वैदिक काल में जैसे कुछ समय निकलता गया तो वस्तु विनिमय का साधन किसको बना दिया गया? गाय को बना दिया गया। समझ गए? लेकिन वैदिक काल के आगे चलते चलते मुद्रा की बात करें तो वैदिक काल के अंत में ही वस्तु विनिमय का साधन क्या हो गया था? निष्क हो गया था। क्या हो गया था? वस्तु विनिमय का साधन वैदिक काल में ही क्या हो गया था? निष्क हो गया था। क्या हो गया था? निष्क। अब ये निष्क क्या होता था? देखिए, ये निष्क एक स्वर्ण आभूषण था। क्या था? स्वर्ण आभूषण, सोने का एक जेवर था। ये मान लो, इस आभूषण को जो महिलाएं होती थीं वो पहना करती थीं, एवं इसका प्रयोग
जो राजशाही रथ होते थे उनको सजाने में किया जाता था। ये बात समझ में आई कि वैदिक काल में ही निष्क, वैदिक काल में ही, वैदिक काल के बाद की बात नहीं कर रहे अपन, वैदिक काल में ही कुछ समय बीतने के बाद जो वस्तु विनिमय का साधन था वो क्या हो गया था, निष्क बन गया था। यह एक स्वर्ण आभूषण था। क्या था ये निष्क? तो निष्क क्या था? एक स्वर्ण आभूषण था जो महिलाएं पहना करती थीं एवं इसको रथों पर सजाया जाता था। ये बात क्लियर हुई। अब अपन देख रहे हैं कि जो मुद्रा की व्यवस्थित रूप से शुरुआत कब होती है, कि इसका प्रचलन वास्तविक रूप से मुद्रा कब आई भारत में। तो देखिए, मुद्रा की जो व्यवस्थित रूप से शुरुआत होती है वो होती है मौर्य काल में। कब होती है? मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में क्या होती है, मुद्रा की व्यवस्थित शुरुआत होती है। तो अब अपन इसको आगे देखने जा रहे हैं कि मौर्य काल में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था, कैसी मुद्रा चलाई गई थी, ये अपन अभी देख रहे हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा की व्यवस्थित शुरुआत कब हुई। अभी अपन ने पढ़ा था मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ। अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले अपन हड़प्पा सभ्यता से मुद्राएं मिल रही हैं, लेकिन इस मुद्रा की जो व्यवस्थित रूप से शुरुआत हुई वो कब से होती है। तो देखिए, मुद्रा की जो व्यवस्थित शुरुआत होती है वो अपनी मौर्य और मौर्योत्तर काल से होती है, यानी मौर्यों के काल से, और मौर्यों का उत्कर्ष जो चरमोत्कर्ष पे था तब से मुद्रा की व्यवस्थित शुरुआत होती है। समझ गए मेरी बात? तो देखिए, क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा की शुरुआत कब से होती है, व्यवस्थित रूप से प्रचलन में कब आती है। तो ये मुद्रा अपनी मौर्य व मौर्योत्तर काल से मुद्रा का व्यवस्थित रूप से प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन इस समय जो सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए थे वो सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के थे। कैसे थे? पंचमार्क या आहत सिक्के। यानी कि ये पंचमार्क या आहत क्या होता है ये अपन थोड़ा बता देते हैं आपको। तो देखिए, पंचमार्क बोले तो उस समय जो सिक्के बनाए जाते थे वो किसी भी धातु के थे। समझ रहे? धातु पर एक राजा महाराजा की एक सील टाइप की एक प्रकृति होती थी। धातु को गर्म करके उस पर ठोक दिया जाता था, यानी पंच कर दिया जाता था। या तो वो उनके सिंह की हो, सैप की हो, बैल की हो, या कोई भी राजकीय चिन्ह हो उसकी, और उसको धातु को किसी भी आकृति में काट लिया जाता था। तो वो क्या हो जाते थे, उस समय के सिक्के थे, यानी कि मुद्राएं थी उस समय की। तो पंचमार्क समझ में आया? पंच माने कि किसी भी धातु पर सील लेकर ठोक दो गर्म करके, यानी कि पंच मार दो एक तरीके से, तो उसे कहते हैं पंचमार्क या आहत। समझ गए? हिंदी में बोलते हैं उसको आहत सिक्के। समझ गए? सबसे पहले जो सिक्के चलाए गए, जो मुद्रा चलाई गई, व्यवस्थित शुरुआत की गई, उस समय के सिक्कों को कहते थे पंचमार्क या आहत सिक्के। ये बात शुरू हुई। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो मुद्राएं थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के अंतराल में सबसे ज्यादा किस धातु की छापी गई। तो देखिए, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में जो भी मुद्राएं थीं वो अधिकतर तामा धातु की थीं। क्या थीं? तामा धातु की थीं। लेकिन बाद में 200 ईस्वी के बाद यह सभी धातुओं में छापी जाने लगी, जारी की जाने लगी और बनाई जाने लगी। समझ गए मेरी बात? कि पहले किस धातु का प्रयोग होता था? तामा धातु के सिक्के बनाए जाते थे, वो भी कैसे? पंचमार्क या आहत सिक्के। क्लियर हुई थी? अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किन राजाओं ने कौन कौन सी धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए एवं लिपि वाले सिक्के सबसे पहले जारी किसने किए। तो कि अभी अपन ने देखा था पंचमार्क, उस पर कोई लिपि नहीं होती थी, यानी कि कोई भाषा में कुछ उत्कीर्ण या लिखा हुआ नहीं होता था। तो जो सबसे पहले लिखित सिक्के या लिपि वाले सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने छापे। किसने? इंडो ग्रीक बोले तो हिंद यवन शासकों ने। और इन्होंने जो सिक्के जारी किए वह स्वर्ण धातु के थे। कैसे थे? स्वर्ण धातु के। सबसे पहले जो लिपि वाले सिक्के आए वो स्वर्ण धातु के आए। और किन शासकों के द्वारा छापे गए? तो वो इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि भारत में, कहां पर? भारत में लिपि वाले, कैसे लिपि यानी लिखित वाले सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों ने जारी किए। क्वेश्चन बनेगा कि लिपि वाले सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए। तो अपन कह रहे हैं कि इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों ने जारी किए। यह किस धातु के थे?
तो यह स्वर्ण यानी सोने के थे। किसके थे? सोने के थे। अब अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि सबसे ज्यादा शुद्ध एकदम कि 24 कैरेट के सोने यानी कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो जो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने जारी किए। किसने किए? कुषाण शासकों ने जारी किए। इनके सिक्कों पर हमें ऐसे प्रतीक मिलते हैं जैसे नंदी बैल। तो यानी कि ये इनसे सूचित होता है कि यह शैव धर्म को अनुयायी थे, यानी शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? शैव। इनके सिक्कों पर जो आकृति छापी गई थी वो नंदी बैल की छापी गई थी। तो इससे यह सूचित होता है, यह जानकारी मिलती है कि जो कुषाण थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को मानते थे। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो अपन कहेंगे कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के बिल्कुल 24 कैरेट के जारी किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? देखो, शुद्ध और सबसे ज्यादा इनमें बहुत अंतर है। वो 24 कैरेट के थे। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी गुप्त शासकों ने किए। कैसे की? गुप्त। क्योंकि गुप्त शासकों ने जो सोने के सिक्के जारी किए इनमें कहीं ना कहीं सोने में क्या थी? मिलावट थी। इसमें तांबा, पीतल को मिक्स करके सिक्के बनाए गए थे। समझ गए? तो ये कैसे थे? शुद्ध नहीं थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के नहीं किए। कैसे किए? सोने के किए। समझ गए मेरी बात? लेकिन मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में जारी किए गए इनके सिक्कों में अधिकांश बाद में अगर बात की जाए कि इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए गुप्त शासकों के द्वारा, तो इसके अंत में सोने की कमी आने लगी थी। क्या आने लगी थी? भारत में सोने की कमी आने लगी, तो और भी कई धातुओं में छापे जाने लगे थे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब अपन अगला पॉइंट देख रहे हैं, सिक्कों से ही संबंधित है, मुद्राओं से ही संबंधित है। वो क्या है? क्वेश्चन बनता है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए? शीशे के सिक्के किन शासकों के द्वारा जारी किए गए? तो जो शीशे के सिक्के जारी किए गए थे वह सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किए गए। देखो, अपन देख रहे हैं कि सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। किसके किए? शीशे के। इनके सिक्कों पर हमें जहाज की आकृति मिलती है। किसकी? जहाजों एवं नावों की आकृति मिलती है। इससे सूचित होता है, इससे यह जानकारी मिलती है, इतिहासकार कहते हैं कि इनकी समुद्री शक्ति काफी मजबूत थी। यानी कि इनकी नावी शक्ति, समुद्री शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत थी। अब देखिए, ये लोग ऐसे वैसे शीशे का प्रयोग नहीं करते थे। उच्च क्वालिटी के शीशे के मुद्राएं छापते, तो वो भी इस शीशे को वो रोम से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे? रोम, इटली से इस शीशे को खरीदते थे। पर उसके बाद इससे क्या करते थे? सिक्के बनाते थे। ये बात समझ में आई कि ये लोग जो सिक्के बनाते थे उस शीशे का आयात यानी कहां से खरीदते थे? जो ये लोग जो थे रोम से खरीदते थे। ये देखिए, अपना मुद्रा की व्यवस्थित शुरुआत वाला ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।